हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश की पावन धरोहर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीपीसीएल 26 जून 2016 के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं और उस पेपर का ये चौथा एपिसोड है। इस एपिसोड में दोस्तों मैं आपके लिए कुछ नई नई इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, कुछ नई नई चीजें लेकर आया हूं जिन्हें मैं प्रश्नों के माध्यम से आप तक पेश करना मैं कुछ ही समय में प्रारंभ कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं दोस्तों, उनका कंपटीशन का जो लेवल है वो आए दिन दोस्तों वो अपना परसेंटेज बढ़ाती जा रही है। इसलिए आपको जो आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी में भी दोस्तों थोड़ा सा आपको बदलाव करना पड़ेगा। आप उन चीजों को जानने की जिज्ञासा होंगे दोस्तों, उन चीजों के बारे में आप भी सीखने के लिए जिज्ञासु होंगे कि कुछ नई नई ऐसे चीजें होते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चनों के माध्यम से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं आते। उन चीजों को भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और बड़े ही शिद्दत से दोस्तों आपके लिए मैं प्रश्नों का डिजाइन किया हूं। उतने ही प्रेम से आप भी इस क्लास को देखिएगा। हो सके तो दोस्तों आप इस क्लास को दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको लाइक करना ये तो सब आपके हाथ में है, बाकी मेरे हाथ में जो है वो मैं पूरी ईमानदारी से आप तक पहुंचाना प्रारंभ करता हूं। तो चलिए हम इस अपने सेशन को बिल्कुल दोस्तों एक नए अंदाज में शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले देखिए दोस्तों कि जो मेहनत होती है वह सुनहरी चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। एक बार दोस्तों गौर से इस नन्ही सी, इस मासूम सी और इस कोमल सी चींटी के बारे में देखिए, चींटी के बारे में सोचिए। ये दोस्तों अपने से भी कई गुना भारी वजन को ये उस स्थान पर ले जाना चाह रही है जहां पर दोस्तों ये ले जाना चाहती है। इसका कुछ ना कुछ गोल है। आप खुद सोचिए, इसके दोस्तों अगर आप तुलना करेंगे इस नन्ही सी चींटी के साथ खुद की, तो दोस्तों आप देखें ना अपने आप को, तो कहा जाता है कि भारी भरकम शरीर होने से कुछ नहीं होता, हौसला भारी भरकम होना चाहिए। और जीत और सफलता या हो कामयाबी, वो सब के सब दोस्तों हौसला से मिलती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती सफलता जिंदगी में, वरना भटकना किसे पसंद है ना। ये बिल्कुल हकीकत और सत्य बात है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने आ चुका है। इस एपिसोड में कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे और उनका जो सॉल्यूशन है बड़े ही दोस्तों अलग प्रकार से मैं आपको कराने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 76 है, किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध है जो कि 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत करने पर यह बल्ब कितने घंटे तक कार्य सफल करेगी। आपको क्या यहां पे ज्ञात करना है, टाइम आपको ज्ञात करना है, वो भी किसमें, घंटे में। आपको यहां पर क्या बोला गया है कि प्रत्येक किलोवाट, अगर एक घंटे में दोस्तों 1 किलोवाट हावर की ये पावर खर्च कराती है, तो देखिए 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया, 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब क्या है दोस्तों, 1000 वाट, यानी कि 1000 वाट ये 1 घंटे में खपत कराती है। कितने घंटे में, 1 घंटे में खपत कराती है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, P बराबर V² बटा R, है ना। समय भी है तो आप यहां पर T को भी ऐड करिए, इसी से आप इसका आंसर निकालेंगे। देखिए 1 किलोवाट का मतलब क्या है, 1000 वाट हावर। 1000 वाट हावर बराबर वोल्टेज आपको दे रखा है 100 वोल्ट, 100 गुणे 100 बटा R का मान है दोस्तों 500 ओम। कितना है, 500 ओम। और T ये आपका टाइम है, टाइम ही तो आपको निकालना है। आप यहां से देखिए जो 100 है आपको 500 को काटता है 5 बार में, और 5 काटती है 100 को 20 बार में। कितने बार में, 20 बार में। तो कितना हो गया, 1000 वाट हावर बराबर 20 गुणे समय, 20 गुणे समय, ये आपको प्राप्त हो गया। जब आप यहां से समय निकालेंगे ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगी, 1000 बटा 20, 1000 बटा 20। और 20 इसको कितने बार में काटेगी दोस्तों, 5 बार में। 20 25 100 हो गया कितना, 50 घंटे। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि यूपीपीसीएल के द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन है। आगे बढ़िएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है। यदि 5 मिली हेनरी और 4.3 मिली हेनरी, 0.6 मिली हेनरी के 3 इंडक्टर समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस स्थिति में कुल प्रेरकत्व कितना होगा। बिल्कुल एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया हूं जो दोस्तों आपके दिमाग में बस जाएगा, कभी भी वो नहीं भूलेगा। यहां पर क्या बोला गया है इंडक्टर के बारे में। फिर देखिए सबसे पहले आप लिखेगा, अगर प्रतिरोध हो,
प्रतिरोध हो या फिर हो इंडक्टर, प्रतिरोध हो या फिर हो इंडक्टर, इन दोनों के केस में अगर सीरीज की बात किया गया है, किसकी सीरीज की बात किया जाए, तो फॉर्मूला क्या बनता है कि RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक, यानी कि आगे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे। इसी प्रकार से इंडक्टर का भी बनेगा LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 Ln। ये सीरीज और समांतर किसके लिए है? ये है दोस्तों आपका प्रतिरोध और इंडक्टर के लिए, सॉरी सीरीज के लिए। अगर यही बात समांतर के लिए बोला जाए, किसके लिए? यही बात अगर इन दोनों का समांतर के लिए, तो प्रतिरोध के लिए RT बराबर क्या हो जाता? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn तक, आगे जितना भी आप ले जाइए, है ना। और 1/LT के लिए, 1/LT के लिए हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 डॉट 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 1/Ln तक। आप सुनते रहिए दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा। ये समांतर और सीरीज हो गया, किसके लिए हो गया? ये प्रतिरोध और इंडक्टर के लिए। तो सुनिए, जो आपका सीरीज होता है, सीरीज में सारे रेजिस्टेंस हो या फिर इंडक्टर हो, वो सब के सब दोस्तों जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके जो भी मान आपका दिया होता है सीरीज क्रम में, जो सबसे बड़ी मान होती है, उस मान से भी बड़ी संख्या की मान आपको प्राप्त होती है सीरीज कनेक्शन में, चाहे वो प्रतिरोध का हो चाहे वो इंडक्टर का हो। लेकिन समांतर क्रम में दोस्तों जो मान दिया हुआ था, सबसे छोटी मान, उस छोटी मान से भी छोटी मान आपको प्राप्त होती है। इसलिए जो 3 इंडक्टर हैं ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और इन तीनों में से सबसे छोटा मान कौन सा है? 0.6 मिली हेनरी। तो 0.6 मिली हेनरी से भी छोटी संख्या आपको प्राप्त होगी। तो आंसर क्या होगा? 0.6 मिली हेनरी से कम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अब सुनिए, अगर यहीं पर बात दोस्तों कैपेसिटर के बारे में बोला गया होता, किसके बारे में? कैपेसिटर के प्लस बैटरी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? बैटरी के बारे में। तो सुनिएगा, अगर सीरीज के लिए बोला जाता, किसके लिए? सीरीज कनेक्शन के लिए बोला जाता कैपेसिटर का, तो 1/CT बराबर हो जाती 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/CN, है ना। अगर यही दोस्तों बैटरी के लिए बोला जाता सीरीज में, तो बैटरी को मान लीजिए हम B अगर मानते हैं, तो 1/BT बराबर क्या हो जाती? 1/B1 प्लस 1/B2 प्लस 1/B3 डॉट 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 1/BN। इसी प्रकार से आप जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए और आपको बिल्कुल आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, किसी कुचालक सामग्री पर आर्द्रता का किस प्रकार असर पड़ता है? आप देखिए दोस्तों, जो आपकी आर्द्रता है, जिसको आप कुचालक है, जो आपकी कुचालक सामग्री है ना, ये अगर आर्द्रता का मतलब क्या है? नमी। अगर इस पे नमी पड़ती है तो इस पे कौन सा असर होता है? किसी कुचालक सामग्री की जो उसकी शक्ति होती है वो क्या होती है? तो उसकी शक्ति दोस्तों उसका माध्यम होता है। क्या होता है? उसका माध्यम, जिसको आप क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक, जिसको आप कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ताकत। ये जो डाई इलेक्ट्रिक ताकत है ये अधिक होना चाहिए किसी कुचालक सामग्री में। लेकिन अगर इस पर हम तापमान लिखेगा, अगर इस पर हम तापमान प्लस आर्द्रता इस पे डालते हैं, तो इसकी डाई इलेक्ट्रिक ताकत पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, परावैद्युतांक हानि में वृद्धि हो जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप सुनिए दोस्तों, एक ऐसा मजदूर आदमी है जो कि कड़ी धूप में मेहनत करता है, पसीने बहाता है, यानी कि उसके अंदर धूप को सहने की शक्ति बहुत अधिक है, काम करने की ताकत उसके अंदर बहुत अधिक है ना। अगर दोस्तों, अगर उसी मजदूर आदमी को 1 से 2 महीने तक बिल्कुल सोफे में बिठाया जाए और बिल्कुल दोस्तों एसी वाले रूम में उसको रखा जाए, फिर 1 महीने बाद उसको फिर वही काम करने को बोला जाए, तो शायद उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो खो चुका होगा, है ना। कुछ परसेंट वो अपने अंदर की ताकत को खो चुका होगा। इसी प्रकार से कुचालक सामग्री आर्द्रता और तापमान पड़ने पर ये अपने सामर्थ्य को खो देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि जो आपकी कुचालक होते हैं, इन कुचालक की इकाई किसमें ली जाती है? इनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो इकाई है वो किसमें होती है? वो दोस्तों किलो वोल्ट प्रति एमएम में होती है। किसमें? किलो वोल्ट प्रति एमएम में इनकी इकाई होती है। आगे देखिएगा, अगला क्या क्वेश्चन है आपके लिए, कंपन करने वाली मोटर में फॉल्ट का क्या कारण हो सकता है? अब देखिए यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर?
ए इसका सही आंसर होगा। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे ना कमजोर फाउंडेशन, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में दोस्तों एक बात क्लिक करेगी कि कमजोर फाउंडेशन से भी हमारी वाइब्रेशन हो सकती है मोटर। लेकिन माय डियर, ये जो आपको कमजोर फाउंडेशन लिखा हुआ है, कमजोर शब्द ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि कमजोर का मतलब कि फाउंडेशन का नट बोल्ट लूज है या फिर क्या है। कमजोर शब्द इसको डिफाइन नहीं कर पा रही है, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए करना होगा। लेकिन देखिए कमजोर फाउंडेशन से भी क्या होता है, अगर नट बोल्ट लूज है तो भी आपकी मोटर वाइब्रेट करेगी। अगर आपकी जो मोटर की बियरिंग है, क्या दोस्तों, अगर मोटर की जो बियरिंग है, इस बियरिंग में लगा हुआ जो बॉल है, अगर ये बॉल खराब हो गए हैं, है ना, अगर ये बॉल खराब हो गए हैं या फिर घिस गए हैं या इसमें स्नेहक की कमी है, तो भी आपकी मोटर बहुत अधिक शोर करेगी। इसके अलावा जो रोटर के कॉपर बार्स होते हैं, है ना, जो रोटर में कॉपर बार्स होते हैं, ये कॉपर बार्स अगर लूज हो जाएंगे, है ना, उस कंडीशन में भी मोटर अधिक वाइब्रेशन करेगी। और इसके अलावा अगर बहुत कम वोल्टेज पर आप मोटर को चलाते हैं, निम्न वोल्टेज पर भी मोटर को चलाते हैं, तो भी मोटर आपकी कंपन करेगी। और इसके अलावा अगर हाई वोल्टेज पर चलाते हैं, आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं दोस्तों, हाई वोल्टेज की कंडीशन में भी आपकी मोटर कंपन करेगी। आप इसको प्रैक्टिकल रूप से देख सकते हैं कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज में आपकी मोटर वाइब्रेट करती है। तो ये कई सारे रीजन है मोटर के वाइब्रेशन होने का। अब आपको वहां पर देखना होगा जिस एग्जाम में आप बैठेंगे कि ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल अपना सही तीर चलाएंगे। ब्रॉस निम्नलिखित में से किस पदार्थ का मिश्र धातु है, यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुनिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर है। अब इसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना, उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, जो आपका तांबा है ना, तांबा प्लस जस्ता से मिल करके क्या बनता है, तो आपका ब्रॉस का निर्माण होता है। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि इसमें तांबा की प्रतिशत कितनी होती है, तो जो तांबा होता है दोस्तों 90% तांबा होती है और जस्ता इसमें 10% होती है। मिल करके 100% क्या बनते हैं, आपके ब्रॉस बन जाते हैं। यह तांबा का परसेंटेज है, बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और बात लिखे, महत्वपूर्ण बिंदु, अगर मैं आपसे कहूं इसकी दोस्तों ये जो आपकी चालकता है, इसमें दोस्तों जो आपकी तांबा है ना, तांबा में चालकता कितने परसेंट होती है, तो इसमें दोस्तों 97% क्या होती है, चालकता तांबा की होती है। और जो आपकी जस्ता है, इसकी चालकता 27% और ब्रॉस की चालकता 28% है ना। जुबान लड़खड़ा रहा है दोस्तों, लड़खड़ा रहा है ना। 97% चालकता जस्ता में, 27% और ब्रॉस में 28%। एक डाटा और लिखिए, अगर इसका हम गलनांक के बारे में पूछें, किसके बारे में दोस्तों, गलनांक के बारे में, तो जो गलनांक इसका होता है ना, जिसको आप कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका गलनांक 1083 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका गलनांक 420 डिग्री सेंटीग्रेड, 930 डिग्री सेंटीग्रेड किसका होता है, तो ये होता है ब्रॉस का। ये किसका होता है, ब्रॉस का। अब इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु लिखेगा कि जो आपका तांबा होता है ये किस रंग का होता है दोस्तों, ये मटमैला रंग का। किस रंग का, ये मटमैला रंग का होता है। और जो आपका जस्ता होता है ये सफेद सलेटी कलर का, कौन सी, सफेद सलेटी रंग का होता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों आने वाले एग्जाम में, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो दोस्तों आए दिन बढ़ती जा रही है। और ब्रॉस दोस्तों ये पीला रंग का होता है। किस रंग का, ये पीला कलर का आपका ब्रॉस होता है। तो देखिए आपकी चालकता कितना हो गया, 97%, जस्ता में 27, ब्रॉस में 28। और दोस्तों इसमें प्रतिशत कितना होता है, 90% तांबा, 10% जिंक मिल करके हो जाता है आपका ब्रॉस 100%। और गलनांक के बारे में आपने इसको नोट ही कर लिया। तो सारे बिंदु आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए। और इस क्लास का पीडीएफ भी साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। असमान ईएमएफ वाली अनेक बैटरियों को आप कैसे कनेक्ट करते हैं, ये एक कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूजन दोस्तों बिल्कुल खत्म करना है इस क्लास के माध्यम से। असमान ईएमएफ का मतलब क्या है, देखिए जो आपकी बैटरी एक पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का मान लीजिए ये कौन सी टर्मिनल है, पॉजिटिव, और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है ना। तो बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है असमान ईएमएफ। इसका मतलब क्या होता है, असमान ईएमएफ।
सुनिए, जो आपका कनेक्शन है किस प्रकार से कनेक्शन नहीं कर सकते असमान ईएमएफ में, तो मिश्रित में नहीं लगाया जा सकता है, समांतर में नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब कैसे नहीं लगाया जा सकता, देखिए समांतर का मतलब क्या होता है कि अगर दोस्तों आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कौन सी है, ये पॉजिटिव, और ये निगेटिव टर्मिनल है किसी सप्लाई का, तो आप समांतर कनेक्शन तभी कर सकते हैं जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तभी ये दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, समांतर कनेक्शन कहलाएगी, है ना। अगर आप पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे और निगेटिव को पॉजिटिव से, तो ये सीरीज कनेक्शन कहलाएगी। लेकिन असमान ईएमएफ में आप समांतर कनेक्शन नहीं कर सकते। जिस काम के लिए आप समांतर कनेक्शन करेंगे ना, वो कार्य आपका सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे तो वो समांतर नहीं, वो सीरीज हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों असमान ईएमएफ वाली अनेक बैटरी को समांतर में नहीं, सीरीज में कनेक्शन किया जा सकता है, समांतर में कनेक्शन नहीं कर सकते। अगर पूछा जाए कि समांतर कनेक्शन, जो आपका समांतर कनेक्शन होता है बैटरी का, किस उद्देश्य के लिए करते हैं, तो लिखिएगा दोस्तों, इसको हम करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए, किसके लिए, करंट रेटिंग में वृद्धि करने के लिए। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि बताइएगा सीरीज कनेक्शन हम क्यों करते हैं किसी बैटरी में, तो सीरीज कनेक्शन दोस्तों वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए, किसके लिए, वोल्टेज रेटिंग में वृद्धि करने के लिए हम इसको सीरीज में कनेक्शन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि जो यूपीएस होता है आपका, क्या यूपीएस, इस यूपीएस में किस बैटरी को प्रयोग किया जाता है, लेड एसिड बैटरी को, किसको दोस्तों, लेड एसिड बैटरी को, और इसमें कनेक्शन सीरीज में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है, कनेक्शन हमेशा सीरीज में की जाती है यूपीएस में, हमें वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाना होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी एसी सर्किट में स्पार्क पैदा होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो लूज कनेक्शन, उच्च इंडक्टेंस और हैवी लोड, ये इसका सभी आंसर है। देखिए सबसे पहला दोस्तों उच्च इंडक्टेंस के बारे में सुनिए। मान लीजिए ये आपका एक एमसीबी का स्विच है, ये क्या है दोस्तों, एमसीबी का एक स्विच है, और यहां पर आपका लोड कनेक्ट है। यहां पर दोस्तों ये आपका नेटवर्क है, इस नेटवर्क में 50 किलोवाट की कोई मोटर लगी हुई है, 10 मोटर लगी हुई है, 50 किलोवाट की 10 मोटर लगी हुई है। आप क्या करते हैं दोस्तों, आप देखिए इस स्विच को ऑन करते हैं, जब इसको इस पॉइंट से फेज सप्लाई देते हैं तो करंट यहां तक जाती है, फिर करंट यहां तक आती है। आप देखिए दोस्तों 50 किलोवाट का लोड है, तो इसी लोड के अकॉर्डिंग आप सप्लाई भी इसको देंगे तो हाई करंट इसमें आएगा। कैसा इसमें करंट होगी, हाई करंट इससे पास होगी। तो जो हाई करंट है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ही तो करंट होती है। यानी कि इस एमसीबी के इस पॉइंट पर अभी जो इलेक्ट्रॉन है बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही आप एमसीबी को दोस्तों यहां तक लाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से ही कूद करके इस वाले तार में जाकर के फ्लो होना प्रारंभ कर देंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके चारों तरफ क्या है दोस्तों, एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एयर, धूल, मिट्टी, धुआं, इन सब का छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे, और जंप करने के बाद जब कोई भी दो एनर्जी आपस में टकराते हैं तो घर्षण होता है। फिर यहां पर क्या उत्पन्न होगा, यहां पर दोस्तों स्पार्क उत्पन्न करेगा। तो स्पार्क कौन से इलेक्ट्रॉन कराएंगे, जो जंप कर रहे हैं बाहर सर्किट से, और जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दोस्तों इस वाले तार को कैच कर ले रहे हैं वो आसानी से मोटर तक चले जाएंगे और मोटर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो उच्च इंडक्टेंस, लूज कनेक्शन, इसको भला मैं कैसे भूल सकता हूं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं टेक्नीशियन के पोस्ट पर दिल्ली में कुछ दिनों तक कार्यरत था, मेंटेनेंस पोस्ट में, है ना, टेक्नीशियन के पोस्ट में मेंटेनेंस की ड्यूटी में कार्यरत था। वहां पर मुझे दोस्तों एक बार क्या कहा गया, मुझे एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को चेक करना हुआ, जिस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से उस कंपनी का, वो जो इंडियन कंपनी थी, उस कंपनी में ये समझिए कि उस कंपनी का 50% लोड उसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कंट्रोल होती थी। वहां पर मैंने जाके देखा तो लूज कनेक्शन के कारण बहुत हैवी स्पार्क वहां पर हुआ था, बिल्कुल एमसीबी धुआं धुआं हो गया था। मैं वहां पर दोस्तों मेरी गलती क्या थी कि मैंने गलती यह किया कि बिना एमसीबी को ट्रिप किए ही मैं पावर स्क्रू ड्राइवर से उस लूज कनेक्शन को टाइट करने लगा। मुझे झटका तो नहीं लगा, लेकिन स्पार्क बहुत खतरनाक हुआ, है ना। तो इसको मैं कभी भूल नहीं सकता। तो लूज कनेक्शन के कारण भी दोस्तों ये हो सकता है आपका स्पार्किंग और हैवी लोड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो लूज कनेक्शन हो, उच्च इंडक्टेंस हो या हैवी लोड हो, उन सभी की कंडीशन में स्पार्किंग होती है।
और जब भी आप टेक्नीशियन के पोस्ट पे आपकी भी सर्विस लगेगी ना, तो आपको भी मेंटेनेंस के रूप में भी वहां ड्यूटी करना है, मेंटेनेंस के रूप में ही ड्यूटी करने को वहां पर मिलेगा, है ना। सोलर सेल की अपेक्षित क्षमता कितनी होती है, ये आपकी दोस्तों 35% कितना होती है, 35%। सुनिएगा, जो इसकी क्षमता होती है ना सोलर सेल की, वो 25% से लेकर 35% इसकी क्षमता होती है। तो देखिए 25 के आगे जो भी डाटा हो और 35 से पहले जो भी डाटा हो ऑप्शन में, उसी को आपको सही करना है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर 35। अगर मैं आपसे कहूं कि सोलर सेल जो होते हैं ना, किस पदार्थ के बनाए जाते हैं दोस्तों, ये सेलेनियम पदार्थ के बनाए जाते हैं। ये किसके बनाए जाते हैं, तो ये सेलेनियम पदार्थ के बनाए जाते हैं। जो आपके सेलेनियम पदार्थ है ना, ये क्या है, सेमी कंडक्टर होते हैं। सेमी क्या है, ये सेमी कंडक्टर। जो सोलर सेल का सिंबल होता है वो कैसे होता है इसका सिंबल, तो इस प्रकार से दोस्तों इसका सिंबल होता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से इसका क्या है, ये आपको सिंबल भी याद रखना है। ये जो आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है, ये किसको बता रही है, ये दोस्तों किरण को बता रही है। किसको, सूर्य की किरण को। और सूर्य की किरण में क्या होते हैं, फोटोन एनर्जी। इसमें क्या होते हैं, फोटोन एनर्जी। और इन फोटोन एनर्जी का क्या कार्य है, तो इनका कार्य है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन का बंध है ना, इलेक्ट्रॉन का जो बंध है उस बंध को तोड़ना, उस बंध को तोड़ना। ये किसका काम है, ये आपका काम है फोटोन एनर्जी का। क्योंकि जो आपका सेमीकंडक्टर से बना सेलेनियम पदार्थ है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के रूप में बंधे हुए हैं, और उसको हम इस एनर्जी से तोड़ते हैं, और जब टूट जाएंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड, फिर वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे और विद्युत धारा का प्रवाह कराने लगेंगे। फिर देखिए दोस्तों, यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव का साइन होता है। ये पॉजिटिव निगेटिव का साइन क्यों यहां पर लगाया गया है, क्योंकि जो आपको सोलर सेल से पावर मिलती है वो डीसी पावर मिलती है। बैटरी के द्वारा हम इस पावर को स्टोर करते हैं। किस बैटरी को काम में लिया जाता है, तो लिखेगा निकल कैडमियम सेल होती है। कौन सी, निकल कैडमियम सेल होती है। और जो आपकी निकल कैडमियम सेल है ना, ये दोस्तों आपका एक प्रकार का कौन सा सेल है, तो ये क्षारीय सेल है। कौन सी दोस्तों, ये एक प्रकार की क्षारीय सेल होती है। और इस सेल की जो वोल्टेज रेटिंग होती है 2.5 से लेकर के दोस्तों 2.5 से 3.7 वोल्ट इसका निकल कैडमियम सेल का वोल्टेज रेटिंग होता है। और आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो ये रहा दोस्तों इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों अगर आपको कंटेंट बिल्कुल वाकई में पसंद आ रहा है तो इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और हमारे इस चैनल में दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और आप भी दोस्तों उन्हीं स्टूडेंट के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को अंजाम दीजिएगा, है ना। देखिए, आदर्श करंट सोर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है दोस्तों, इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी की तरफ मैं करेक्ट जाऊंगा, और आंतरिक चालकता 0, यही इसका सही आंसर है। कैसे इसका सही आंसर होता है, देखिए दोस्तों, ये आपकी एक करंट सोर्स है। ये क्या है, मान लीजिए आपकी करंट सोर्स है। इस करंट सोर्स से देखिए हम इसके समांतर क्रम में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं। फिर यहां पर मान लीजिए एक नेटवर्क है, ये आपका क्या है, ये आपका नेटवर्क है। और इस नेटवर्क को आपको क्या समझना है, नेटवर्क का मतलब क्या दोस्तों, लोड से। नेटवर्क का मतलब किससे होता है, लोड से। यहां पर मान लीजिए 220 वोल्ट की 220 एम्पियर का ये आपका करंट सोर्स है। यहां से आपकी करंट जाती है और करंट को यहां से दो मार्ग मिलते हैं, है ना। ये पहला ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच। हम चाहते हैं ये जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का जो मान है ये कैसा हो, अनंत हो। अनंत हो, अनंत का मतलब दोस्तों कि बहुत अधिक हो, है ना, ताकि करंट इसमें से प्रवाहित ना हो सके। पूरा का पूरा 220 एम्पियर करंट कहां पर चला जाए, इस लोड को, इस नेटवर्क में चला जाए। क्योंकि इस नेटवर्क से जितने भी विद्युत उपकरण जुड़े हैं वो सब के सब 220 पर ही ऑपरेट होते हैं, ताकि वो आराम से चल सके। इसलिए सारे करंट रेटिंग इनको आसानी से मिल सके, इनकी निर्धारित करंट रेटिंग। तो हम चाहते हैं कि इस प्रतिरोध का मान कैसा हो, अनंत हो, ताकि इसमें से करंट का प्रवाह ना हो। और अनंत प्रतिरोध होने पर दोस्तों ये कैसे काम करने लगेगा, ओपन सर्किट की तरह। और ओपन सर्किट में दोस्तों कभी भी करंट का प्रवाह नहीं होता है। फिर आपके मन में एक ख्याल आएगा कि इससे बढ़िया है कि आप इस रेजिस्टेंस को बाहर ही निकाल दीजिए, है ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि जिसने भी इस करंट सोर्स का डिजाइन किया है, करंट सोर्स का,
उसने कुछ ना कुछ दोस्तों सोचकर ही लगाया होगा, तो हम इसको क्यों निकाल सकते हैं। और वैसे भी इसकी रेटिंग को बढ़ाने के लिए हम इसको समांतर क्रम में लगाते हैं। तो ये रहा दोस्तों, अगर जो आपका प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध दोस्तों अनंत होगी। अनंत होने की कंडीशन में आंतरिक चालकता कैसी होगी, 0 आंतरिक चालकता होगी। अगर आदर्श वोल्टेज सोर्स के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में, जो आपकी आदर्श वोल्टेज सोर्स होती है ना, इस वोल्टेज सोर्स के बारे में अगर पूछा गया होता, तब दोस्तों इसका आंसर क्या होता कि इसकी जो चालकता है वो चालकता कैसी हो जाती, जस्ट इसका उल्टा अनंत चालकता हो जाती। कैसी दोस्तों, अनंत चालकता। और जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है ना, वो कैसा हो जाता, 0 आंतरिक प्रतिरोध हो जाती है। सुनिएगा दोस्तों, जो आपका आदर्श करंट सोर्स है, ये क्या आदर्श करंट सोर्स होता है, एक ऐसा करंट सोर्स जिसके आउटपुट में हम एक लोड कनेक्ट करते हैं और उस लोड के लिए, उस लोड में प्रवाहित जो करंट है, वो करंट अपने शिखर मान में समय के साथ अगर बदलाव नहीं करता है, वही कहलाता है आपका करंट सोर्स। अगर वोल्टेज सोर्स के बारे में कभी पूछे तो ध्यान से लिख लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए कि एक ऐसा सोर्स जिसके आउटपुट में हम कोई सर्किट कनेक्ट करते हैं, तो उस सर्किट में जो करंट प्रवाहित होती है, चाहे कितना भी समय के लिए हम उस लोड के लिए करंट का प्रवाह करें, लेकिन वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल पर वोल्टेज का कोई परिवर्तन ना हो, उसी को कहा जाता है वोल्टेज सोर्स। जो आंतरिक वोल्टेज होगा दोस्तों, वो बाह्य वोल्टेज यानी कि टर्मिनल वोल्टेज के हमेशा बराबर होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, जो आपकी आंतरिक वोल्टेज होगी ना, वो बराबर होगी किसके, बाह्य वोल्टेज के, यानी कि जो आपकी टर्मिनल वोल्टेज है ना, टर्मिनल वोल्टेज के हमेशा बराबर होगा, तभी वो आदर्श वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। तो ये आदर्श वोल्टेज सोर्स और आदर्श करंट सोर्स, इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी थी दोस्तों, वो सब आप तक मैंने पहुंचा दिया। टी बराबर अनंत टाइम पर शून्य प्रारंभिक स्थिति के साथ इंडक्टर निम्नलिखित के रूप में कार्य करता है। किस प्रकार से कार्य करता है, अब सुनना दोस्तों, जो आपका अगर टाइम अनंत है, बात किसके बारे में हो रही है, इंडक्टर के बारे में। तो सुनिए, जो आपकी इंडक्टर होती है ना, जो आपकी दोस्तों इंडक्टर होती है, अगर इसमें टाइम कैसा है, अनंत है, तब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करती है। कैसे, हाँ, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करती है। और अगर ये जो t बराबर 0 टाइम है, तब यह ओपन सर्किट की तरह काम करेगी। कैसे, ओपन सर्किट की तरह ये काम करती है। ये तो बात है इंडक्टर के बारे में। अगर ये बात दोस्तों कैपेसिटर के बारे में पूछा जाता, किसके बारे में, अगर ये बात कैपेसिटर के बारे में, तब दोस्तों टाइम बराबर अगर 0 होती, तब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करती। किस प्रकार से, तब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करती है। लेकिन अगर टाइम बराबर अनंत होती, तब ये ओपन सर्किट की तरह काम करती है। अब देखिए दोस्तों, आपका जो कंसेप्ट है ना, इसको मैं क्लियर कराता हूं। कैपेसिटर दोस्तों कभी भी डीसी सप्लाई पर काम नहीं करती, वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करती है। कैसे, जो आपका डीसी है उसके वेव फॉर्म को देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये टाइम है, ये है समय। और टाइम के सापेक्ष देखिए, ये जो ब्लैक कलर में आपको लाइन खींचा जा रहा है, ये करंट है, और जो रेड कलर में है आपको वोल्टेज समझना है ना। ये क्या है, ये वोल्टेज है, और ब्लैक वाली दोस्तों क्या है, करंट है। तो करंट हो या वोल्टेज हो, डीसी सप्लाई जो होती है आपकी, वो समय के अनुसार चेंज नहीं होती। और समय के अनुसार जब चेंज नहीं होती, इसीलिए दोस्तों आपका जो कैपेसिटर है वो टाइम 0 पर शॉर्ट सर्किट की, क्योंकि टाइम के अनुसार ये अपने मान को चेंज नहीं कर रही है। टाइम 0 पर दोस्तों ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करती है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला क्या है, किसी मेटल का वह गुणधर्म जिसके कारण उसे तारों का रूप दिया जाता है, वो क्या कहलाती है, वो तन्यता कहलाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि तन्यता सबसे अधिक किसमें होती है, तो सबसे अधिक दोस्तों सोना पदार्थ में होता है। किसमें, सोना में, फिर होती है आपकी चांदी में, इसके बाद होती है दोस्तों तांबा में, फिर आपका होता है एल्यूमिनियम में। सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इस क्रम को आप नोट कर लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं आघात वर्धन किसको कहते हैं, तो एक ऐसा पदार्थ जिसको हीट करने के बाद दोस्तों अगर हथौड़े से हम चोट मारे या फिर उसको मेल्टिंग
पॉइंट तक पहुंचा करके उसको दोस्तों रोलिंग कर दें, है ना, तो रोलिंग करने के बाद या फिर हीट करके उस पर चोट मारने के बाद अगर उसको हम चद्दर का रूप दे दें दोस्तों, वो कहलाता है आपका आघात वर्धन। और आघात वर्धन किस पदार्थ का सबसे अधिक होता है, तो वही लिखेगा सोना का सबसे अधिक, फिर दोस्तों आपकी चांदी की सबसे अधिक, किसकी, चांदी की, फिर तांबा की, और इसके बाद होती है आपकी एल्यूमिनियम की। यानी कि जो आपका तन्यता और आघात वर्ध होता है बिल्कुल एक जैसा ही होता है। विसर्पण किसको कहते हैं, सुनिएगा, यहां पर जो विसर्पण शब्द है, ये विसर्पण किसको कहते हैं, तो विसर्पण एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों, एक ऐसा पदार्थ जिसको हीट करने के बाद हम उसको खींचते हैं, उस पर अगर हम प्रतिबल लगाते हैं तो जो प्रतिबल हम लगा रहे हैं, अगर हम उस पर प्रतिबल लगा देते हैं, खींच देते हैं उसको हीट करने के बाद, तो वो उसी आकार का रूप ले लेता है, वही कहलाता है आपका विसर्पण। यानी कि विसर्पण किसका उल्टा है, तो ये रबर का उल्टा होता है। किसका दोस्तों, रबर का ये उल्टा होता है विसर्पण। और जो प्रत्यास्थता होती है ये क्या कहलाती है, एक ऐसा पदार्थ है जिसको खींचने के बाद उसके आकार में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हम छोड़ देते हैं खींच करके तो वो पुनः अपनी पहले जैसे अवस्था में आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए लिखिए दोस्तों, जो आपकी रबर होती है, जो आपकी रबर होती है, रबर को आप खींच करके देखिए वो अपने आकार में परिवर्तन कर देगी, लेकिन जैसे ही उसका खिंचाव यानी कि जो प्रतिबल आप लगा रहे हैं उस प्रतिबल को समाप्त करेंगे, वो अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगी। यदि किसी फ्यूज की करंट रेटिंग सामर्थ्य 8 एम्पीयर है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका एक ही तात्पर्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कि इससे अधिक धारा बहने पर ये क्या हो जाएगी, ये पिघल जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग अग्नि बुझाने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों सूखा बालू इसका सही आंसर है, क्या, सूखा बालू। अब सुनिए दोस्तों, जो आपकी BIS है, इससे जुड़ी एक कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूं कि जो आपकी BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये कहां का मानक है, ये जो आपका मानक है दोस्तों, ये भारत देश का मानक है। अगर मैं कहूं इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में, इसका हेड क्वार्टर है। सुनिए इससे जुड़ी घटनाएं, BIS है, ये हमारे भारत देश का मानक है, जो वर्ष 2012 में दोस्तों एक नोटिफिकेशन लॉन्च किया था, और इन्होंने उस नोटिफिकेशन में लिखा था कि जो अधात्विक पदार्थ से लेकर के विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए क्लास C प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन वहीं पर जो निमी है दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, जिस पर पूरा आपका ITI आधारित है, जिस पर पूरा आपका ITI पैटर्न आधारित है, उसका कहना है कि इलेक्ट्रिक से लगी आग को बुझाने के लिए क्लास D प्रकार के अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करेंगे। अब BIS भी भारत का बहुत बड़ा मानक है, और जो आपका दोस्तों नीमी है, ये नीमी तो दोस्तों इस पर पूरी ITI इसी पे आधारित है। तो दोनों ही मानक है दोस्तों, दोनों ही मानक संस्था है। अब कोई कह रहा है ऑप्शन, कोई कह रहा है क्लास C, कोई कह रहा है क्लास D। अब किसको सही माना जाए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ बोर्ड है जो क्लास C को मानते हैं और कुछ बोर्ड है जो क्लास D को मानते हैं। अब दोस्तों इसका तो भगवान ही मालिक है कि आप जब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे ना, तो वहां पर आप देख लेना, अगर क्लास D और क्लास C दोनों ऑप्शन में ना, तो आप दोनों में से किसी एक को भी आंसर कर सकते हैं, है ना। DRDO जैसे सेंटर दोस्तों आपको कभी भी ये मौका नहीं देता कि आप क्वेश्चनों में ऑब्जेक्शन लगा सके। ऋणाग्र तापमान गुणांक किस पदार्थ में पाया जाता है, तो ये जो आपका ऋणाग्र तापमान गुणांक है ये विलयन में पाया जाता है। सुनिए दोस्तों, ऋणाग्र तापमान गुणांक किस में होता है, किसी सेमीकंडक्टर पदार्थ में, और जो सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है वही दोस्तों NTC का गुण होता है, और विलयन में भी NTC का ही गुण होता है। जो आपकी ब्रास है, ब्रास में चालकता होती है दोस्तों 28%, और सीसा में जो चालकता होती है वो 8%। और जो आपकी पानी है, देखिएगा पानी दोस्तों कई सारे प्रकार के होते हैं, है ना। अगर मैं आपसे कहूं खारा पानी, जिसको आप कहते हैं समुद्री पानी, इसमें दोस्तों करंट का जो प्रवाह है वो देखिएगा 50 मिली सेकेंड प्रति सेंटीमीटर की स्पीड से इसमें करंट का प्रवाह होता है। वहीं पर देखिए अगर मैं आपसे कहूं बर्फ का पानी, कौन सा दोस्तों, बर्फ का पानी, यानी कि बारिश का पानी, देखिए ऊपर आसमान में क्या होता है, बर्फ ही तो होता है जो पिघल करके बारिश का रूप ले लेती है और जमीन पर गिरती है। तो बर्फ का जो पानी होता है ना, उसमें दोस्तों 2 से लेकर के 100 माइक्रो सेकेंड, कितना 100
माइक्रोसेकेंड प्रति सेंटीमीटर की स्पीड से इसमें करंट का प्रवाह होता है। वहीं पर देखिए जो आपका आसुत जल होता है, जिसको आप कहां पर काम में लेते हैं, किसी बैटरी में काम में लेते हैं, तो जो आपकी आसुत जल होती है ना, इसमें नोट करिएगा, इसमें दोस्तों होता है आपका 0.05 माइक्रोसेकेंड प्रति सेंटीमीटर की स्पीड से करंट का फ्लो होता है। वहीं पर जो आपका पीने का पानी होता है, जिसको आप पीते हैं, उस पानी में भी दोस्तों करंट का प्रवाह होता है, जो कि दोस्तों 200 से लेकर के 800 माइक्रोसेकेंड प्रति सेंटीमीटर की स्पीड से इसमें करंट का प्रवाह होता है। तो इन सभी डेटा को आप नोट कर लीजिएगा। सुनिएगा, जो आपका खारा पानी है, इसमें 50 मिली सेकेंड प्रति सेंटीमीटर के स्क्वायर से करंट फ्लो होते हैं, और बर्फ के पानी में 2 से लेकर के 100 माइक्रोसेकेंड प्रति सेंटीमीटर, और आसुत जल में 0.05 माइक्रोसेकेंड। देखिए, जो आपका आसुत जल है वो पूरी तरह से दोस्तों इंसुलेटर नहीं है। अगर इंसुलेटर होता ना, तो जो आप लेड एसिड बैटरी में पढ़ते हैं, उसकी लाइफ टाइम 2 से 5 वर्ष, ऐसा अगर करंट का प्रवाह नहीं होता दोस्तों, तो उसकी लाइफ टाइम और अधिक जाती है ना। वहीं पर पीने का जो पानी है, 200 से लेकर के 800 माइक्रोसेकेंड प्रति सेंटीमीटर की स्पीड से इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होते हैं। तो जो आपका पानी है, यह भी एक प्रकार का चालक ही है। मुझे उम्मीद है जो कंटेंट मैं आपके लिए तैयार करके लाया हूं दोस्तों, जो कंटेंट मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं ना, उस कंटेंट को मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं, इस चीज की मुझे बहुत खुशी हो रही है। कैपेसिटर प्रारंभ सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग बलागुड़ होती है। ये कैसी होती है दोस्तों? निर्धारित बलागुड़ से अधिक होती है। कैसी? निर्धारित बलागुड़ से अधिक होती है आपकी कैपेसिटर प्रारंभ सिंगल मोटर में। आगे बढ़िएगा, एसी इंजन के किस भाग से घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसके घूर्णन वाले भाग से। घूर्णक इसमें क्या होता है? आपका रोटर होता है, और जो रोटर होते हैं इसी में आपका फील्ड वाइंडिंग होती है। जो आपका रोटर होती है ना दोस्तों, उसी में हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं और घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करते हैं। और स्थिरक में क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग। उसमें क्या होते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। देखिएगा, अगला है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में फ्यूज का ना उड़ना कारण हो सकता है। तो कारण क्या होगा दोस्तों? फ्यूज रेटिंग का निम्न होना या फ्यूज रेटिंग का उच्च होना। एक सर्किट है, मान लीजिए दोस्तों, ये आपकी एक नेटवर्क है। ये क्या है? आपका एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में देखिए, यहां से फेज आती है और यहां से आपकी न्यूट्रल आती है। मान लीजिए इस फेज में दोस्तों हमने क्या किया? एक फ्यूज लगा दिया, इस प्रकार से फ्यूज, जिसकी रेटिंग कितनी है? जिसकी रेटिंग 500 एम्पियर है, 500 एम्पियर। इसमें जो लोड कनेक्ट है ना, उस लोड को दोस्तों हम कितना? 50 एम्पियर का करंट देते हैं। कितना? 50 एम्पियर का करंट देते हैं। और मान लीजिए कि जब ये सर्किट शॉर्ट हो जाती है, तो ये दोस्तों मान लीजिए कि 2 गुना करंट इसमें प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 100 एम्पियर करंट इसमें से प्रवाहित हो जाती है। तो जो 100 एम्पियर है वो दोस्तों 5 गुना है। किसका? 5 गुना है 500 एम्पियर का। तो कभी भी आपकी फ्यूज उड़ेगा ही नहीं, कभी भी फ्यूज नहीं उड़ेगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका लोड है, लोड जब दोस्तों शॉर्ट होगी ना, तो उस कंडीशन में करंट कितना चलता है? 1.5 गुना अधिक करंट चलती है, और 1.5 गुना अधिक करंट के अनुसार ही आपको फ्यूज रेटिंग, वहां पर अधिक फ्यूज रेटिंग की ही फ्यूज को इंस्टॉल करना होता है। यानी कि जब सर्किट शॉर्ट होगी, शॉर्ट होने की कंडीशन में जो करंट फ्लो होता है ना, उस करंट का 1.5 गुना रेटिंग का आपको फ्यूज लगाना होता है। निम्नलिखित प्रयोजनों को परिपूर्ण करने के लिए बैटरियों को श्रेणी लाइन में जोड़ा जाता है। किस उद्देश्य से? तो वोल्टेज में वृद्धि करने के लिए हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं दोस्तों? समांतर क्रम में करंट रेटिंग को बढ़ाने के लिए। और जो मिश्रित क्रम होता है, उसमें अधिक मान का वोल्टेज, अधिक मान का करंट अधिक समय तक प्राप्त करने के लिए हम मिश्रित क्रम का प्रयोग करते हैं। सौर सेल प्लेट में किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसमें हम सेलेनियम को मिलाते हैं। सेलेनियम इसमें किस प्रकार से काम करते हैं? तो ये दोस्तों खुला परिपथ की भांति किस भांति ये काम करती है? जो आपका सोलर सेल होता है, ये ओपन सर्किट की भांति काम करता है। जो इसकी दक्षता होती है 25 से 35% इसकी दक्षता होती है। और सेल कौन सा लगाया जाता है? तो निकिल कैडमियम सेल इसमें प्रयोग की जाती है। देखिएगा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि
उस कारण का पता लगाइए कि मोटर चलते समय उसके त्वरित होने में देरी नहीं होती है। तो फॉल्ट कांटेक्ट पॉइंट यही इसका कारण है, यही इसका क्या है, इसका कारण है। तो देखिए दोस्तों, ये रहे टोटल 20 क्वेश्चन, जिसमें से 2-4 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल थे, बाकी सब के सब नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो अब आप बताइएगा दोस्तों कि आपने क्या क्या सीखा और मैंने क्या सिखा पाया आपको। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं आपके लिए दोस्तों तैयार करके लाया था उस सब को मैं आप तक प्रोवाइड करा दिया है ना, आप तक पहुंचा दिया। और आपको दोस्तों इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो बिल्कुल दोस्तों, कंटेंट पसंद आया हो तो आप इस क्लास को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को आप दूसरे विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आप दोस्तों कमेंट करके बताइए कि अगला प्रीवियस ईयर किस डिपार्टमेंट का आप प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, उस डिपार्टमेंट का आप नाम बताइए कमेंट करके। बाकी दोस्तों उसके क्वेश्चन को सॉल्व कराना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम बहुत ही ईमानदारी से उस पेपर को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं एक नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।